जब कोई इंसान चीट करता है यानी किसी दूसरे इंसान को शामिल कर लेता है ज़िंदगी में, तो तब क्या करना चाहिए और आखिर ये लोग चीटिंग करते क्यों हैं। मैं सारे फैक्ट्स आज आपके सामने रखूंगा। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, बतौर एक माहिर नफ्सियात लोग मेरे साथ अपना मसला डिस्कस करते हैं। हस्बैंड भी आते हैं, वाइफ भी आती हैं कि हमारे पार्टनर ने चीट किया, हमें बताएं कि क्या करें। ज़रा समझिए कि जब भी कोई इंसान अपने पार्टनर पर चीट करता है, यानी ये वो इंसान है कि जिसको चीट किया गया है और ये वो है जिसने चीट किया है। अब ये इंसान जिसने चीट किया है, इस इंसान के माइंड में आ रहा होता है कि मेरे इस पार्टनर के अंदर जो 20% चीज़ें कम हैं वो मैंने हासिल करनी है, और जब वो 20% चीज़ें इर्द गिर्द मौजूद वो किसी इंसान के अंदर देखता है, तो इसकी कोशिश ये होती है कि ये उस इंसान के साथ रिश्ता कायम करे। अब यहाँ पर भी समझिएगा एक और फैक्ट, और ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना, कि जो लोग ऑलरेडी हमारे सर्कल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी जो नॉन लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई कोवर्कर हो सकता है, वो बिजनेस में शायद आपके साथ शामिल हो, या फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा इंसान कि जिसके साथ ऑलरेडी आपका कम्युनिकेशन रही है या आपका ताल्लुक रहा है, उसके साथ चीटिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, अननोन लोगों के साथ भी चीटिंग होती है, यानी अननोन लोगों को भी हम अफेयर उनके साथ हो सकता है और उनको भी शामिल कर सकते हैं, बट ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो जो नॉन लोग होते हैं उनके साथ लोग चीटिंग करते हैं। अब ये इंसान कि जिसने अपने पार्टनर को चीट किया, ये इसके अंदर 20% चीज़ें मिस कर रहा था और इसने 20% चीज़ें बाहर उस इंसान के साथ हासिल कर ली। मगर एक फैक्ट ये भी याद रखिए कि जो 80% चीज़ें इस इंसान के अंदर अच्छी थी, जब पार्टनर ने वो 80% चीज़ें अपने पार्टनर के अंदर इग्नोर की, तो फिर बाद में जाके उसको वो 80% चीज़ें याद भी आती हैं अपने पिछले पार्टनर की, और इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को गिल्ट भी होता है। ज़्यादातर लोगों को ये भी होता है कि उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बाद में चीटिंग करने के बाद वो वापस अपने पिछले पार्टनर के पास भी जाते हैं, क्योंकि वो 80% चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं दूसरे इंसान की 80% चीज़ें। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि जिस इंसान के साथ चीट किया गया होता है, यानी फॉर एग्जांपल जो कोई दूसरा इंसान ज़िंदगी में शामिल हुआ होता है, उसकी भी ज़िंदगी तबाह होती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम्स जो पार्टनर, फॉर एग्जांपल मेरा किसी दूसरे के साथ अफेयर है अपने पार्टनर के अलावा, तो क्या होगा कि मैं उस दूसरे इंसान की भी ज़िंदगी ख़राब करूंगा, वो दूसरा इंसान मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगा, और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मैं अगर दूसरे इंसान को बताता ही नहीं हूँ कि मैं मैरिड हूँ, तो इससे क्या होगा कि दूसरा इंसान भी डिप्रेशन में चला जाएगा। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है कि जिसके अंदर आप बहुत से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे होते हैं। एक तो आप अपने पार्टनर को दुख देते हैं, दूसरे नंबर पे आप अपने आप को भी टॉर्चर करते हैं, तीसरे नंबर पे जो इंसान आपकी ज़िंदगी में शामिल होता है उसको अलग दुख होता है, फिर पार्टनर की फैमिली को दुख होता है। तो इस तरह से बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनफिडेलिटी की टाइप्स भी ज़रा समझिए कि किस तरह की होती हैं। एक इमोशनल इनफिडेलिटी होती है और एक फिजिकल इनफिडेलिटी होती है। इनफिडेलिटी का मतलब जो लोग नहीं जानते, इसका मतलब होता है कि जब आप धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स। जो इमोशनल इनफिडेलिटी है, इसमें ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये होता है कि अच्छा, चीटिंग वो होती है कि जिसके अंदर आप किसी दूसरे के साथ फिजिकल हो जाएं। तो ये तो चीटिंग होती ही है, इसको हम फिजिकल इनफिडेलिटी कहते हैं। मगर जो इमोशनल इनफिडेलिटी होती है, इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि ये इमोशनल इनफिडेलिटी है। बेसिकली जब आप किसी दूसरे के साथ फिजिकल ना भी हो, मगर आपकी अटैचमेंट उस इंसान के साथ हो, आप उस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हों और उस इंसान के साथ बहुत सी बातें आप गलत तरीके से भी शेयर कर रहे हों, और ये बेसिकली इमोशनल इनफिडेलिटी होती है कि जिसमें आप अपने पार्टनर के अलावा किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दें और आप उसके बगैर रह ना पाएँ। ये तमाम चीज़ें इमोशनल इनफिडेलिटी के अंदर आती हैं। और ऐसे केसेस के अंदर एक और चीज़ ये भी याद रखेंगे, जब एक पार्टनर अपने पार्टनर पर चीट करता है, तो इसके फ्यूचर में भी चीट करने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं, और ये 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं चीट करने के चांसेस। अब करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास सारा एविडेंस होना चाहिए कि वाकई दूसरे इंसान ने आप पर चीट किया, ये आपका वहम नहीं है, ये आपका शक नहीं है।
नंबर 2 इंटेंसिटी उसकी कितनी है। नंबर 3 ये कि उसने किसके साथ चीट किया है। नंबर 4 ये कि इनफिडेलिटी की कौन सी टाइप है, इमोशनल है या फिजिकल है। नंबर 5 ये कि पहले का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पहले कितनी दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। नंबर 6 ये कि क्या आपको अपने पार्टनर के एक्शंस से रिग्रेट फील हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 7 ये कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हुई है इससे। नंबर 8 ये कि अगर पहले ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में आगे क्या हुआ था, कितने अरसे के बाद ये ऐसा वाक़या आपने पकड़ा है। और इसके बाद ये कि आपके जब इन तमाम सवालात के आंसर्स मिल जाएं तो उसके बाद फिर एक राइट टाइम आता है कि जिसके ऊपर आपने इस मामले को एड्रेस करना होता है अपने पार्टनर के साथ, और इसमें रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना बहुत बेहतर होता है। और इसमें स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत होती है कि जिसमें हमने ये देखना है कि किस तरह से हमने कम्युनिकेट करना है, उसमें हमारे जुमले किस तरह के होने चाहिए, किस तरह से हमने इस तमाम मुद्दे को उनके सामने रखना है और अपना केस स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करना है, ताकि इस तरह का जो वाक़या है ये एक तो आइंदा ना हो। अगर इसकी इंटेंसिटी अभी अगर पहली दफ़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर रिकवर कर सकें इससे, और हम आपका और उनका जो रिश्ता है वो मज़ीद मजबूत कर सकें। और अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पहले का है, पहले भी आपने बहुत दफ़ा इस तरह के वाक़यात पकड़े हैं, तो उसमें फिर हमने जो स्ट्रेटजी बनानी है वो हम बनाएं। सो इसके अंदर आप बजाय इसके कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से मशवरे लें या फिर आप अपनी अकल समझ के मुताबिक आप रिएक्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर टाइम्स हम रिएक्ट ही करते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस हाई होते हैं, लॉजिक तब लो होती है, तो हम तब रिएक्ट कर देते हैं और उससे मामला ख़राब होता है। तो बजाय इसके कि आप किसी ऐसे इंसान से मशवरा करें कि जिसको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, सो आप किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेशुमार लोग रब्ता करते हैं और उनके केसेस सॉल्व होते हैं, ताकि हम इस केस को टेकअप करें और इस मसले को सॉल्व करें। ऑल द बेस्ट।